नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आईपीसी की धारा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आईपीसी की धाराओं को याद करने की 3 वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 100 को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। उसके बाद जो अब महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 121, जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, किसके विरुद्ध बात हो रही है वो बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध ऐसा समझिए कि एक पक्ष से एक आदमी आया, दूसरे पक्ष से एक आदमी आया। ठीक है, मतलब क्या होता है कि दो पक्ष के सिपाही हैं, तो समझिए कि एक सिपाही से एक सिपाही लड़ेगा। तो एक सिपाही सामने एक पक्ष से आया, दूसरे पक्ष से दूसरा सिपाही आया। जब दोनों आपस में आके मिल गए, लड़ने लगे, तो युद्ध शुरू हो गया, है ना। जब साइड साइड में खड़े हैं तब तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब दोनों एक एक तरफ से आके बीच में लड़ने लगे तो युद्ध होने लगा। तो एक एक थे साइड में, बीच में आके दो हो गए, तब युद्ध शुरू हो गया। तो 1 2 1। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 121 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। ठीक है, और 121 का में युद्ध के प्रयत्न का वर्णन है। तो 121 आपको याद हो गया, तो 121 का आप खुद से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 122 की, जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। आयुध मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो एक प्रकार का हथियार बंदूक भी होता है। तो बंदूक में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, 12 और दू, बरदूक। ठीक है, बंदूक 12 और दू, बंदूक 12 दू। आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बंदूक एक प्रकार का हथियार है, बंदूक में शब्द लिखा हुआ है 12 और दू, बंदूक। ठीक है, तो 12 और 2 यानी 122। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 122 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। ठीक है, अब है धारा 124 का, जिसमें वर्णन है राजद्रोह की परिभाषा का। आपको पता है जो आईपीसी है सन 1861 में आया था। उस टाइम पे राजतंत्र चल रहा था। आपको पता है इंग्लैंड का राजतंत्र चल रहा था, यहाँ पे इंग्लैंड का शासन चल रहा था, वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। इस कारण से यहाँ पर राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है। तो वैसे तो अगर बोलें कि राजद्रोह की जगह अब वर्तमान में वैसे देशद्रोह होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको अपडेट नहीं किया गया। तो देशद्रोह राजद्रोह एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 124 का लिखा हुआ है। आपको पता है कि अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करेगा या फिर देश के खिलाफ द्रोह करेगा, तो उसको राजा क्या करेगा? बंदी बना लेगा, यानी चारों तरफ से उसको पैक कर देगा। यही बात है ना। अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करता है, राजद्रोह करता है, तो बंदी बना लिया जाएगा 4 दीवारी के बीच में। तो बंदी फॉर 12 दी। ठीक है, बंदी 12 दी। ठीक है, 12 हो जाएगा, और 4 दीवारी के अंदर बंदी बना लिया जाएगा, तो 4, 12 और 4 124। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 124 का में किस चीज़ का वर्णन है? राजद्रोह की परिभाषा का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 130 की, जिसमें वर्णन है युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना एक आपराधिक कार्य है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 130 में 1 लिखा हुआ है शब्द और फिर 30 लिखा हुआ है। 30 जिसको बोलते हैं 30, और 30 में शब्द मिल जाएगा धरती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना। यानी कोई भी युद्ध चल रहा था 2 देशों के बीच या फिर 2 राजाओं के बीच पहले चलता था। ठीक है, तो अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो क्या है कि उसको बंदी बना लिया गया दूसरे पक्ष वाले सैनिक को, यानी अपनी धरती में रखा जाएगा। जिसको बंदी बना लिया जाएगा तो बंदी बनाने वाला राजा क्या करेगा? अपनी धरती में रखेगा। तो एक धरती से भगाने की बात हो रही है, मतलब अपने जितना राज्य क्षेत्र है उस वाली धरती से बाहर भगाने की बात हो रही है। ठीक है, किसको? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को। तो एक धरती से बाहर भगाने की बात, तो एक धरती फॉर 130। तो याद रखिएगा धारा 130 यानी 130 में किस चीज़ का वर्णन है? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना है, एक आपराधिक कार्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 141 की। इसमें वर्णन है विधि विरुद्ध जमाव की। विधि विरुद्ध जमाव मतलब क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, लेकिन अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 5 से कम व्यक्ति होंगे, तो वो विधि विरुद्ध जमाव ना कहला के सामान्य आशय कहलाएगा, कॉमन इंटेंशन कहलाएगा, जिसको मैंने आपको याद करवाया था धारा 34 में। मैंने आपको बताया था कि जो चीटियाँ होती हैं उनका कॉमन इंटेंशन होता है। तो अगर 5 से कम लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन, और 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो क्या कहलाएगा? विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। ठीक है, इसके संबंध में एक वाद भी था शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार सरकार के बीच, कि जो
विधि विरुद्ध जमाव है वो बाद में भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि पहले 4 लोग हैं लेकिन कहीं पर गए, उसके बाद वहाँ पर और दोस्त आ गए, 6-7 हो गए, तो वो एक विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बाद में भी हो सकते हैं। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विधि विरुद्ध जमाव, यानी मैंने आपको बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो जाहिर सी बात है एक टोली हो जाएगा, है ना। जैसे कृष्ण भगवान की टोली हुआ करती थी, वैसे ही अगर ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो उनकी गिनती टोली में होने लगेगी, तो एक टोली बन जाएगा। तो अगर एक टोली कहीं जाएगी तो उसको विधि विरुद्ध जमाव बोला जाएगा। तो एक टोली फॉर एक 41। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 141 में किस चीज़ का वर्णन है, विधि विरुद्ध जमाव का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की। इसमें वर्णन है बलवा का। बलवा में आपको बता दूं कि बलवा का अर्थ होता है बल का प्रयोग कानून के खिलाफ। ठीक है, कितने व्यक्तियों द्वारा, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। लेकिन अगर बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, जो कि धारा 141 में वर्णन है। और बल का प्रयोग करेंगे अगर कानून के खिलाफ तो बलवा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि बलवा में बालू शब्द लिखा हुआ है। बालू रेते को बोलते हैं, ठीक है, रेता। तो आपको पता है बालू का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। एक छाया यानी एक घर बनाने के लिए। ठीक है, इंसान छत बनाता है जिससे कि छाया रहे, तो एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। तो बालू फॉर बलवा और एक छाया फॉर 146। तो 146 यानी धारा 146 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, बलवा का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 159 की। तो इसमें वर्णन है दंगे के परिभाषा का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद है धारा 160। इसमें वर्णन है दंगे के दंड का। तो इसकी कोई खास ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पर दंगे की बात हो रही है और आपको पता है दंगे में काफ़ी ज़्यादा मार काट होती है। ठीक है, तो 159 में शब्द लिखा हुआ है एक पाँव नहीं, यानी एक पाँव अब नहीं है, एक पैर अब नहीं है, क्योंकि दंगा होता है तो दंगे में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब एक पाँव नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 159 में दंगे का वर्णन है और उसके बाद 160 में दंगे के दंड का वर्णन है। ठीक है, साथ ही साथ बलवा और दंगा के संबंध में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दंगा होता है वो सार्वजनिक स्थान पर होता है और जो बलवा होता है वो प्राइवेट स्थान पर होता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दंगे में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, यह किसने कहा था, तो उसका सही जवाब होगा ब्लैक स्टोन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 171 ए से धारा 171 आई की। ठीक है, तो इनके बीच में बात की गई है निर्वाचन संबंधी अधिकारों का। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बात की जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, धारा 171 ए से धारा 171 आई के बीच में। चाहे वह धारा 171 बी की बात करें निर्वाचन में रिश्वत की, ठीक है, या फिर चाहे धारा 171 ई की बात करें कि 1 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा अगर कोई निर्वाचन में रिश्वत देता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है निर्वाचन संबंधी कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा और ये अध्याय 9 ए के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसको याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन यानी चुनाव की बात हो रही है, और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि सत्ता में एक ही पार्टी आती है, यानी चुनाव हो गया, चुनाव की गिनती हो गई वोटिंग की, तो उसके बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सत्ता में एक ही पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन आएगी एक ही पार्टी। ठीक है, तो सत्ता में एक ही पार्टी आई जो कि आपको प्रदर्शित करेगा धारा 171 आई को। ठीक है, और सत्ता में एक ही पार्टी आई तो सत्ता फॉर 17 और एक ही पार्टी तो 17 और 1। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 171 जिसमें वर्णन है किसका, निर्वाचन संबंधी अधिकार का, कहाँ तक, धारा 171 ए से लेकर मैंने बोला सत्ता में एक ही पार्टी आई यानी धारा 171 आई तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब भी निर्वाचन संबंधी कुछ भी पूछा जाए आईपीसी धारा से तो ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 191 की। इसमें वर्णन है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे साक्ष्य, झूठे सबूत देना। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि झूठे सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है झूठ बहुत दिन तो चलता नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी झूठा सबूत पेश कर रहा है तो वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है झूठ बोलेगा तो उसको भी अब कानून सजा देगा। तो अब क्या कर रहा है, एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है, जैसा आपके की गलती हो गई तो एक कान पकड़ के
झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो एक कान फॉर एक और 91, ठीक है, एक 91 एक 91। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 191 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या साक्ष्य देने का, क्योंकि किसी ने मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे साक्ष्य दिए, जब पकड़ा गया तो एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 211 की। इसमें वर्णन है मिथ्या आरोप की। मिथ्या आरोप मतलब होता है झूठा आरोप लगाना, ठीक है। तो झूठा आरोप, आरोप मतलब दोष होता है, तो दोष में आपको शब्द मिल जाएगा 200, दोष 200। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई भी जुर्म करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है और खुद के बचने के लिए दूसरों को बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, झूठा आरोप लगा रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो क्या करेगा, जो भी लोग उसको मिलेंगे सभी से गाएगा, सभी से गा रहा है कि मैंने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है, दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए। तो दोषी बना रहा है और सबसे गा रहा है, ठीक है। तो दोषी फॉर 200 और गा रहा फॉर 11। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 211 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या आरोप का यानी झूठे आरोप का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 228 की। इसमें वर्णन है न्यायिक व्यक्ति के अपमान का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है अपमान दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने शब्दों से यानी अपनी आवाज़ से किसी को बुरा भला बोल के, और दूसरा किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाकर। यानी एक तो अपराध किया जा सकता है अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से, तो वॉइस फॉर 22, और या तो अपने हाथ से, तो हाथ फॉर 8। तो 22 और 8 यानी 228। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 228 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक व्यक्ति के अपमान का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट धारा 292 की। इसमें वर्णन है अश्लील पुस्तकों के विक्रय की, ठीक है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए पुस्तकों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 292, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अश्लील जो पुस्तकें हैं उनको बैन कर देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि कर दो बैन, क्या कर दो, बैन कर दो, ठीक है। तो कर दो बैन, तो 2 और बैन फॉर 292। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 292 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील पुस्तकों के विक्रय का, यानी इनको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो फर्स्ट बार अगर पकड़ा गया तो 2 वर्ष की सज़ा प्लस 2000 जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 5 साल की सज़ा प्लस 5000 जुर्माना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 294 की। इसमें वर्णन है अश्लील गाने गाना, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको 3 महीने की कैद प्लस जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर कोई भी अश्लील गाने गाता है तो अगर सामने वाला सही है तो यही बोलेगा कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कि नाच जाए, बोलेगा ना कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कान के नीचे कि वो नाच जाए। तो थप्पड़ दो कि नाच जाए, तो 2 और नाच, नाच में शब्द लिखा हुआ है 9 और 4, तो 2 9 4 यानी धारा 294। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 294 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील गाने गाने का, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी दोस्त ने एक वीडियो में पूछा था कि सर जैसे महिलाओं को विवाह के लिए बाध्य करना कानूनी अपराध होता है, या फिर महिलाओं को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध होता है, तो क्या पुरुषों को विवाह के लिए बाध्य करना भी कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना क्या कानूनी अपराध है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो उसमें मैंने आपको धारा 8 में बताया था कि कानून के नज़रों में पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं है। तो अगर महिलाओं के संबंध में कानूनी अपराध है तो पुरुषों के संबंध में भी वो चीज़ कानूनी अपराध में आएगी। यानी पुरुषों को भी विवाह के लिए बाध्य करना एक कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और सेम सज़ा ही दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 299 की। इसमें वर्णन है आपराधिक मानव वध की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर वध की बात हो रही है, और वध जब आपने सुना होगा तो हमेशा दानव से संबंधित ही सुना होगा, यानी राक्षसों से संबंधित। श्री राम जब कहाँ गए थे, वन गए थे, तब उन्होंने बहुत सारे दानवों का वध किया था, जैसे ताड़का वध, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वध आपने दानव से संबंधित सुनी होगी, दानव मतलब राक्षस होता है। तो दानव में आपको शब्द मिल जाएगा 2 9, तो 2 लिख लो और 2 बार 9 लिख लीजिए, ठीक है, 2 9, दानव 2 9, 2 लिख लिया और 2 बार 9 भी लिख लिया, तो 299 होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 299 में किस चीज़ का वर्णन है, आपराधिक मानव वध का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 300 की। इसमें वर्णन है हत्या के परिभाषा की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर हत्या के परिभाषा की बात हो रही है, और 300 में शब्द लिखा हुआ है तीर और शव।
ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने तीर मारा और उसके सामने एक 100 पड़ा हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है तीर मारेगा तो उसका अंत हो जाएगा तो 100 में बदल जाएगा, तो तीर और 100 फॉर 300। ठीक है, तो ये हत्या हो गई। अब हत्या और वध में मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। आपको ये तो याद हो गया कि 300 में हत्या की परिभाषा की बात की गई है, क्योंकि तीर मारा तो हत्या हो गई, तो ये हत्या की परिभाषा कहलाएगा। तो हत्या वह होती है जिसमें डायरेक्ट मारा जाए, ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मारा गया तो वध कहलाता है। जैसे आपको पता है कि दशरथ ने जानवर समझ के मारा था, तीर लग गई थी श्रवण कुमार के, ठीक है, तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो वध कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट मारा तो हत्या, इनडायरेक्ट मारा तो वध। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि कब वध हत्या नहीं होगी। ठीक है, तो अचानक लड़ाई अगर होती है तब मृत्यु हो जाती है तो वध कहलाएगा, हत्या नहीं। ठीक है, सहमति द्वारा अगर मृत्यु होती है तब भी वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं। जैसे मान लीजिए 2 बॉक्सर थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब उनका काम ही है लड़ना, गलती से किसी ने एक हुस्सा जम के मार दिया तो सामने वाला लुढ़क गया, ठीक है, तो वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए शिशु द्वारा या फिर मदोन्नत मतलब नशे में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो वो भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। अचानक प्रकोपन या फिर निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो ये भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कब वध कहलाता है और कब हत्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके भी बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दंगा को किस आईपीसी धारा के अंतर्गत आपराधिक कार्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में कौन सी आईपीसी धारा है। क्वेश्चन नंबर 3, मिथ्या आरोप लगाना किस आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक कार्य है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अश्लील गाने गाना किस आईपीसी धारा के अंतर्गत एक आपराधिक कार्य है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।